हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने चैप्टर और सेक्शन की रेंज डिस्कस करी थी। अब कुल मिलाकर के हमारे इस सीरीज में 6 क्लासेस होंगी जो हर एक चैप्टर वाइज बटी होंगी। तो ये क्लासेस थोड़ी लंबी हो सकती हैं क्योंकि हम हर एक सेक्शन के हर एक पॉइंट को, हर एक सब सेक्शन को देखने वाले हैं क्योंकि आजकल क्वेश्चन सब सेक्शन से घुस करके पूछते हैं, तो कोई भी रिस्क नहीं लेना है। तो देखिए, शुरू करते हैं हम, क्योंकि आज भी कई ऐसे पॉइंटर्स हैं। सेक्शन 6 तक ही है चैप्टर हमारा 2, लेकिन फिर भी उनमें भी कई ऐसे छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं जो आपको बहुत नेसेसरी है कि आप उसको याद रखें। ठीक है, तो देखिए, एक्ट नंबर हमारा 49 है, 1988 का एक्ट है। प्रेसिडेंट की असेंट 9 सितंबर को मिली थी और कमेंसमेंट भी उसी दिन हो गया था। टोटल चैप्टर जो है 6 हैं, 6 हमारी क्लास भी होंगी इस पर, और टोटल सेक्शन 31 हैं, याद रखिएगा। और मेजर जो अमेंडमेंट इस पे हुआ था 2018 का अमेंडमेंट हुआ था। फिर हम देखते हैं सेक्शन, देखिए सेक्शन 1। अब आप सोचेंगे सेक्शन 1 क्यों नहीं कवर किया गया, तो सेक्शन 1 में नेम एंड कमिटमेंट दिया गया था। नेम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है इस एक्ट का पूरा नाम, और दूसरा कि इसका विस्तार जो एक्सटेंड कहलाता है, इसका एक्सटेंड ऑल ऑफ द इंडिया पे है। फिर जब जम्मू कश्मीर पे सारे एक्ट लागू होने लगे तो करप्शन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी JNK पे लागू होने लगा। ठीक है, तो उस पर बनाना कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नहीं थी, इसीलिए मैंने उन दोनों सेक्शन को ऐसे ही रख दिया, जो कि हर एक्ट में सेम ही होते हैं लगभग। ठीक है, अब हम सेक्शन 2 को समझेंगे। आप लोगों से एक और मैं बात बताना चाहती हूँ कि जो PDF है इसकी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की, तो वो एकदम बेयर फॉर्म में मैंने अपने टेलीग्राम हैंडल पे अपलोड कर दिया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्लास है, तो इसको मैंने अपने, जैसे कि एक व्यक्ति फ्री हैंड अपने चीज़ों को कैसे समझता, जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको डायरेक्ट के लैंग्वेज से ना हो करके अपनी ओन लैंग्वेज में इसकी ये जो क्लास है उसको मैंने रखा है। तो आप लोग इसको समझिएगा, और पूरी प्योर डायरेक्ट लैंग्वेज के लिए भी मैंने PDF अपलोड कर दी है, इसकी ऑफिशियल PDF। ठीक है, और ये वाली PDF भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग उसको भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए, 2 के A में इलेक्शन डिफाइन है। एन इलेक्शन मीन्स एनी इलेक्शन हेल्ड टू चूज अ पर्सन from membership or office under any law made by parliament, a state government, state legislature or any other competent authority। तो नॉर्मली आप याद रखिए कि 2 के में इलेक्शन डिफाइन है, और इलेक्शन वह चीज़ होती है। इलेक्शन से मतलब ये होता है कि अपने किसी पर्सन को चूज करना जो मेंबरशिप होती है या ऑफिस होती है अंडर एनी लॉ, पार्लियामेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट या कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, फिर 2 के B में है, और देखिए 2 का A भी है जिसमें प्रिस्क्राइब डिफाइन किया गया है। प्रिस्क्राइब का मतलब ही होता है रूल। अब मैं छोटी छोटी चीज़ें ना यहाँ इसलिए डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप एक अगर आपने पहले भी लॉ पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि हर एक लॉ में प्रिस्क्राइब डिफाइन ही होता है। तो प्रिस्क्राइब मतलब रूल्स, और जो रूल्स होते हैं एक्ट में डिफाइन, उन्हीं को प्रिस्क्राइब बोला जाता है। तो 2 के B में हम सीधे चलते हैं जिसमें पब्लिक ड्यूटी डिफाइन है। पब्लिक ड्यूटी मीन्स एनी ड्यूटी इन द डिस्चार्ज ऑफ एनी द विच द स्टेट द पब्लिक और कम्युनिटी हैज़ एन इंटरेस्ट। फिर आता है पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन। अब आप कहेंगे कि पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन इतनी छोटी तो नहीं है, बहुत बड़ी है। तो बहुत बड़ी वो इसीलिए है क्योंकि वो हमारे पूरे सेम एज इट इज़ कॉपी की गई है BNS से। ठीक है, BNS का जो डेफिनेशन पार्ट है उसमें आपने पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा देखी होगी। सेम एज इट इज़ परिभाषा हमारे इस एक्ट में भी पब्लिक सर्वेंट की है। तो वही मैंने इसीलिए शॉर्ट में लिख दिया है कि जितने भी पब्लिक सर्वेंट में वो सारे आएंगे जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट को हैंडल करते हैं। ठीक है, जज भी इसमें इंक्लूड है, एम्प्लॉय भी इंक्लूड है, जो पब्लिक सर्वेंट मतलब पब्लिक ड्यूटी करता है, आर्बिट्रेटर भी है, एम्प्लॉय भी है। तो आप लोग इसको उसी के डेफिनेशन के हिसाब से समझ सकते हैं। फिर है हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिसको सबको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 के D में डेफिनेशन, सॉरी 2 के D है, ये मैं इसको सुधार दूंगी, 2 के D है। ठीक है, अंडू इन्फ्लुएंस, अंडू एडवांटेज 2018 में जोड़ा था 2 का D। अंडू एडवांटेज मीन्स एनी ग्रेटिफिकेशन वाट एवर अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन। लीगल रेम्यूनरेशन जो होती है लीगल रूप से दी जाए, जैसे कि उसकी सैलरी हो गई, जैसे कि उसका DA हो गया, TA हो गया, कटता है ना ये DA TA, आप लोगों ने सुना होगा कि कहीं विदेश जाने के लिए कुछ लोगों को भत्ता मिलता है, कुछ लोगों को अलाउंसेस मिलते हैं हॉस्पिटल वाले, किसी लोगों को एजुकेशन अलाउंसेस मिलते हैं, किसी लोगों को हाउसिंग अलाउंसेस मिलते हैं। तो वो लीगल रिम्यूनरेशन होते हैं, वो इसमें कवर नहीं होते हैं। इसीलिए इसने कहा कि अंडू एडवांटेज का मतलब है कोई भी ग्रेटिफिकेशन, लेकिन लीगल रेम्यूनरेशन इसमें शामिल नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है। फिर इसके 2 एक्सप्लेनेशन भी हैं, एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन A और एक्सप्लेनेशन B। एक्सप्लेनेशन A देखिए, इसमें ग्रेटिफिकेशन का वर्ड एक्सप्लेन किया गया है कि ग्रेटिफिकेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू पेक्यूनरी ग्रेटिफिकेशन। देख रहे हैं, ये केवल पैसे का लेन देन से संबंधित नहीं है, और टू ग्रेटिफिकेशन इस्टिमेबल इन मनी। ग्रेटिफिकेशन में केवल पैसे का लेन देन शामिल नहीं है, ग्रेटिफिकेशन में इस्टिमेबल इन मनी भी शामिल है। मतलब कि आप उसको, ग्रेटिफिकेशन वो भी है जैसे कि किसी को पैसे ना दे करके उसको
आईफ़ोन प्रो मैक्स दे देना, 14 प्रो मैक्स जो अभी चल रहा है, ठीक है। किसी को ग्रेटिफ़िकेशन में उसके परिवार वालों को नौकरी दे देना, किसी को कुछ दे देना, तो ये भी ग्रेटिफ़िकेशन ही है। फिर दूसरा जो एक्सप्लेनेशन है उसमें लीगल रिम्यूनरेशन को डिफ़ाइन किया गया कि उसमें क्या नहीं है, क्या होता है। तो ऐसे एक्सप्रेशन ऑफ लीगल रिम्यूनरेशन इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड, लीगल रिम्यूनरेशन इस तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है टू द रिम्यूनरेशन पेड टू पब्लिक सर्वेंट, बट इंक्लूड, मतलब लीगल रिम्यूनरेशन में क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, ऑल रिम्यूनरेशन which he is permitted by the government or organization which he serve to receive। देख रहे हैं, मतलब रिम्यूनरेशन में केवल वो चीज़ें बस नहीं है कि जो गवर्नमेंट ने लिख दी कि तुम्हें सैलरी मिलेगी, तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा। कभी कभी बोनस भी मिलता है, आप लोगों ने सुना होगा, तो बोनस भी लीगल रिम्यूनरेशन ही है कि किसी ने अच्छा काम किया तो उसको बोनस मिले, है ना। तो ये भी किसी को उसके प्रमोशन मिल जाता है, तो ये लीगल रिम्यूनरेशन के अंतर्गत ही आते हैं। तो याद रखिएगा कि अनड्यू एडवांटेज की परिभाषा जो 2K-D में है, 2018 में जोड़ी गई थी, उसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप जरूर याद रखिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। फिर हम आते हैं फाइनली सेक्शन अपने 3 में, पावर टू अपॉइंट स्पेशल जज। देखिए 3 मतलब जो 2 सबसेक्शन दिए गए हैं, सबसेक्शन जो 1 है तो उसमें 2 पार्ट है दिया गया है इसमें। तो देखिए वही बेयरिक लैंग्वेज ना लिख करके मैंने इसकी जो एकदम अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है हिंदी में ही उसको मैंने लिखा है। तो इसमें कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन जारी करके आवश्यकता के अनुसार एक या अधिक, एक कर सकते हैं, ये एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, स्पेशल जज नियुक्त कर सकते हैं। फिर सेक्शन 3 का जो 1 है उसका ए और बी पार्ट है। तो ए पार्ट बोलता है कि इसमें कहा गया है कि स्पेशल जज इस एक्ट के अंतर्गत सभी पनिशेबल ऑफेंस की सुनवाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और बी में कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपराध करने की कॉन्स्पिरेसी की है, अपराध करने का अटेम्प्ट किया, अपराध करने का अबेटमेंट किया, तो इन मामलों की सुनवाई भी स्पेशल जज ही करेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सेक्शन 3 जो है वो हमें गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों को पावर देता है कि वो अपने नोटिफिकेशन के गजट में नोटिफिकेशन अपलोड करवा करके स्पेशल जज नियुक्त करें। और वो स्पेशल जज इस एक्ट के सारे अपराधों की सुनवाई कर सकता है और स्पेशल जज उनकी भी सुनवाई कर सकता है जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, अबेटमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। बस फिर सबसेक्शन 2 आता है इसमें कहा गया है कि स्पेशल जज वही व्यक्ति बन सकता है जो पहले, अब इसमें उसकी वो एलिजिबिलिटी दी गई है कि स्पेशल जज कौन बन सकता है। ये आपने बीएनएसएस में भी बहुत बारीकी से देखा होगा कि स्पेशल जज एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज ही जो रह चुके हैं वही बन सकते हैं। अब तो असिस्टेंट सेशन जज हट गया है ना, जो जब से नया हमारा बीएनएसएस बना, असिस्टेंट सेशन जज नहीं है, ओनली एडिशनल सेशन जज ही रह गए हैं। तो वही देखिए स्पेशल जो सेशन जज होता है ना, तो वो एक प्रकार का हमारा जो सेशन जज लेवल का ही व्यक्ति जो है वो स्पेशल जज बनता है, क्योंकि उसी के पास इतनी क्षमता होगी, इतने ज़्यादा वो एलिजिबल होगा जो डीजे होगा, तो उसी को स्पेशल जज मेनली रूप से बनाया जाता है। फिर सेक्शन 4 हम देखते हैं, केसेस ट्राइबल बाय स्पेशल जज। अब कौन से केसेस उसके द्वारा ट्राइबल होंगे ये बताया गया है सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 के अलग अलग सबसेक्शन है। तो सबसेक्शन 1 देखिए कि इसका अर्थ है कि 3 के 1 में जो बताया गया है ऑफेंसेस केवल स्पेशल जज द्वारा ही ट्राई किए जाएंगे, सामान्य जज उनका ट्रायल नहीं कर सकता है। ये है सबसेक्शन 1 में। सबसेक्शन 2 है, इसमें कहा गया है कि अपराध का ट्रायल सामान्यतः उस क्षेत्र के स्पेशल जज द्वारा होगा जहां अपराध हुआ है। यदि किसी विशेष मामले के लिए अलग स्पेशल जज नियुक्त किया गया है तो वही उसका ट्रायल करेगा। ये बेसिकली ना एरिया वाइज बता रहा है कि ज्यूरिसडिक्शन रिलेटेड चीज़ें हैं कि स्पेशल जज अगर उसी एरिया में है जहां अपराध हुआ है तो विशेष मामले में स्पेशल जज नियुक्त किया जाएगा। तो मतलब वही ट्रायल करेगा जहाँ अपराध हुआ है, वहीं का स्पेशल जज ट्रायल करेगा। ये चीज़ बताई गई है इसमें, ठीक है। फिर देखिए सबसेक्शन 3, इसका सबसेक्शन 3 है कि जब स्पेशल जज किसी भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई कर रहा हो, तब यदि उसी ट्रायल में आरोपी पर दूसरा अपराध भी बन जाता है। देखिए ये बीएनएसएस का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप एक ऑफेंस का ट्रायल कर रहे हैं ना और उसी व्यक्ति पे दूसरा ऑफेंस का भी लग गया है, तो अब उसको हम दूसरे जज को नहीं भेजते घूमेंगे। हाँ, वही जो स्पेशल जज है ना उसकी भी सुनवाई वो कर लेगा। ऐसा है, भले वो करप्शन का मामला नहीं है, मान लीजिए कि उस पर करप्शन का आरोप लगा उस व्यक्ति पे, साथ ही उस पर फॉर्जरी करने का भी आरोप है, तो अब दूसरे जज को भेजते नहीं घूमना है, उसी को सुनवाई साथ में आप कर लो ना, उसी की सुनवाई आप ही कर लो। ऐसा है। सेक्शन 4 जो अमेंडमेंट से 2018 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, स्पेशल जज को भ्रष्टाचार के मामले में मतलब क्या करना होगा स्पेशल जज को, ये दिया गया है। और सब सेक्शन 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें पॉइंटर्स हैं, याद रखिएगा। देखिए डे टू डे हियरिंग करनी पड़ेगी, जहाँ तक संभव हो ट्रायल 2 वर्ष के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। यदि 2 वर्ष के भीतर ट्रायल पूरा नहीं होता है तो जज को देरी का कारण लिखना पड़ेगा कि 2 साल के अंदर पूरा क्यों नहीं हुआ। विशेष परिस्थितियों में समय बढ़ाया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक बार अधिकतम 6 महीने ही बढ़ेगा, ठीक है।
ये जो 2 साल है, 6 महीने है, कारण लिखना, तो ये पॉइंटर्स हैं, ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। फिर चौथा पॉइंटर्स है कि सामान्यतः अवधि में 4 वर्ष से अधिक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। याद रखेंगे 3, यहाँ से 3 पॉइंटर्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 2 वर्ष के भीतर ट्रायल पूरा करने का प्रयास कीजिए। अगर देरी हो रही है तो 6 मंथ करके बढ़ाया जा सकता है। फिर 4 वर्ष से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये करप्शन के मामले की सुनवाई जो स्पेशल जज कर रहे हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं सेक्शन 4.5 जिसमें है प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल जज। स्पेशल जज किसी मामले का सीधे कॉग्निजेंस ले सकता है, ठीक है, डायरेक्ट ले सकते हैं। उससे पहले मजिस्ट्रेट द्वारा केस कमिट किए जाने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले आप लोगों को पता होगा, बीएनएसएस में आप लोगों ने देखा होगा कि सेशन जज जो है डायरेक्ट ऑफेंस को नहीं ले लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट वो अपने कॉग्निजेंस में नहीं लेते। पहले उन्हें कमिट किया जाता है जेएम फर्स्ट द्वारा, जेएम सेकंड द्वारा, तब वो लेते हैं केसेस को। तो स्पेशल जज के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकते हैं। मतलब अगर आपको बीएनएसएस क्लियर है ना, तो आपको इस एक्ट में बिल्कुल भी समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि प्रोसीजर तो चीज़ें वही हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखिए इसको, तो संज्ञान ले सकता है वो, डायरेक्ट कमिट किए जाने की आवश्यकता नहीं है। अब जब स्पेशल जज मुकदमे की सुनवाई करेगा तब वह कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, अब तो बीएनएसएस बन चुका है, ठीक है ना, के अनुसार वारंट केस की प्रक्रिया अपनाएगा। देखिए ये पॉइंटर्स होते हैं एग्जाम के। अब बोलेगा कि स्पेशल जज कैसी प्रक्रिया अपनाते हैं, तो वारंट केस की। अब ऑप्शन में लिखेगा समरी ट्रायल, समन ट्रायल, वारंट ट्रायल कैसे करता है, तो वारंट ट्रायल होगा, ठीक है ना, ऐसा है, वारंट केस की ट्रायल करता है। तो फिर इसका सबसेक्शन 2 है कि यदि किसी व्यक्ति को अपराध की पूरी जानकारी है और वह सच बताने के लिए तैयार है तो स्पेशल जज उसे पार्डन दे सकते हैं। देख रहे हैं, पार्डन को कॉन्सेप्ट हमारे बीएनएसएस में है कि पार्डन दे सकते हैं अगर वो सच बोलने के लिए रेडी है तो, लेकिन शर्त यह होगी कि वह व्यक्ति अपराध से जुड़ी सभी बातें सच बिल्कुल पूरी तरह से, इसी तरह लिखा हुआ है बीएनएसएस में, पूरी तरह बताएगा। ऐसा व्यक्ति बाद में अप्रूवर बन जाएगा, मतलब वो गवाह बन जाता है, सरकारी गवाह, अप्रूवर बोलते हैं उसको, ऐसा है। तो ये भी सबसेक्शन 2 का याद रखिएगा, प्रोसीजर एंड पावर दिया गया स्पेशल जज की। फिर सबसेक्शन 3 देखिए, सबसेक्शन 3 है कि बीएनएसएस के प्रावधान स्पेशल जज की कोर्ट पर भी वैसे ही लागू होते हैं जब तक कि वे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से टकराते ना हो। मतलब कि अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ना हो तब तक वो ऐसे ही बीएनएसएस लागू होता रहता है, क्योंकि करप्शन एक्ट अलग एक्ट है ना, स्पेशल एक्ट है, ठीक है, इसीलिए उसमें स्पेशल जज लाए जाते हैं। क्योंकि बीएनएसएस, आप लोगों को याद हो कि जब हमारी आईपीसी थी तो वहाँ करप्शन के कुछ पॉइंटर्स डाले गए थे, फिर उनको वहाँ से हटा दिया गया क्योंकि हमने एक अलग से एक्ट ही बना लिया, क्योंकि बहुत करप्शन हो रहा था और ब्राइब लेने देने से संबंधित चीज़ों को ना हमारा आईपीसी उतना क्लियर नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसको एक अलग से स्पेशल एक्ट ही बना देना सही समझा गया था, इसीलिए। फिर चौथा है, कुछ विशेष परिस्थितियों में बीएनएसएस की कुछ धाराएं स्पेशल जज की कार्रवाई पर भी लागू होती हैं। इन धाराओं के उद्देश्य स्पेशल जज को मजिस्ट्रेट माना जाएगा। और फिर सबसेक्शन 5 है कि यदि स्पेशल जज किसी आरोपी को दोषी पाता है तो वह कानून के अनुसार कोई भी वैध सजा दे सकते हैं। बिल्कुल ये नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन हो गया, लिखा हुआ है। स्पेशल जज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत अपराधों की सुनवाई करते समय क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट जज की सभी शक्तियों, और वही चीज़ है कि जब वो सेशन जज लेवल का ही व्यक्ति है तो उसके पास पावर सेशन जज लेवल की ही होंगी, नॉर्मल सी बात है। फिर सबसेक्शन 6 देखिए, पावर टू ट्राई समेली, जो सेक्शन 3 के 1 में बताए गए हैं, किसी भी अपराध का आरोप किसी पब्लिक सर्वेंट पर है और वह इस सेक्शन के अंतर्गत आने वाली श्रेणी में आता है तो स्पेशल जज उसका समरी ट्रायल करेगा। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि उस व्यक्ति का समरी ट्रायल करना है जो पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है। और मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में समरी ट्रायल किस व्यक्ति का होता है, तो पब्लिक सर्वेंट का किया जाता है। यदि समरी ट्रायल शुरू होने के बाद स्पेशल जज को लगे कि उन्हें लग भी सकता है भाई कि ये समरी ट्रायल नहीं की जानी चाहिए, ऐसा कुछ देखिए कि इस मामले में 1 वर्ष से अधिक की सज़ा हो सकती है, या उन्हें लगे कि किसी अन्य कारण से समरी ट्रायल करना उचित नहीं है तो समरी ट्रायल को रोक करके सामान्य वारंट ट्रायल की तरह चलेगा। देख रहे हैं सेक्शन 6 कितना इंपॉर्टेंट है, सबसेक्शन 1 उसका, कि उसने कहा कि समरी ट्रायल कर सकते हैं अगर वो पब्लिक सर्वेंट व्यक्ति है, ठीक है ना, जल्दी मामला निपटाइए उसको। लेकिन अगर इन्हें लग रहा है, दो कंडीशन हो सकती है। पहला कि लग रहा है कि ऑफेंस 1 साल से ज़्यादा का है, 1 साल तक की सज़ा नहीं हो सकती, इनफ नहीं है इसके लिए, 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होगी तो। और दूसरा कि उन्हें लग रहा है किसी मामले में इसका समरी ट्रायल नहीं किया जाना चाहिए, कोई भी परिस्थिति हो सकती है, तो वो समरी ट्रायल को रोक करके वारंट ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं। फिर देखिए सबसेक्शन 2 है कि समरी ट्रायल केसेस में स्पेशल जज 1 महीने तक की सज़ा देता है तो सामान्यतः उस सज़ा के विरुद्ध अपील नहीं की जाती। अगर 1 मंथ तक की सज़ा मिली है तो उसके लिए आप अपील नहीं कर सकते, लेकिन यदि जज 1 महीने से अधिक की सज़ा दे देते हैं तो अपील का अधिकार उपलब्ध होगा। आप लोगों को याद हो कि बीएनएसएस में 3 महीने तक की मैक्सिमम सज़ा दी जा सकती है समरी ट्रायल में, ठीक है। तो यहाँ अगर 1 महीने से ज़्यादा की सज़ा दी गई है तभी आप अपील कर सकते हैं, और 1 महीने तक की सज़ा है तो आप अपील नहीं कर सकते हैं,
ऐसा है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे और आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा सेक्शन पूरे इसके। तो चलिए ठीक है, आगे के सेक्शन हम अगली क्लास में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।